जी, आज बात करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। नंबर एक तो है, वो है डोनर का एस्पेक्ट, यानी कि कौन बंदा ब्लड दे सकता है और कौन बंदा ब्लड नहीं दे सकता है। यूजली जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स की रिकमेंडेशन है, उसमें 55 इयर्स से ऊपर का बंदा जो है वो ब्लड नहीं दे सकता। तो इसमें वेरिएशन हो सकती है। बाज़ का पेशेंट्स की ऑर्गेनिक एज, आई मीन जो अपेरेंटली लग रही होती है और उनकी फ़िज़िक से और बाकी चीज़ों से वो कम होती है, और वो ब्लड दे सकते हैं। बाज़ लोग 60 इयर्स की एज में भी अच्छे खासे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और वो ब्लड दे सकते हैं। और बाज़ लोग 45 इयर्स की एज में ही फिज़िकली इतने अच्छे नहीं होते कि वो ब्लड दे सकें। तो एक तो चीज़ ये होगी। उससे अगली चीज़ है हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन जो है वो 13 मिनिमम है, 13.5 बाज़ जगहों पे करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 14 to 15 अगर हो डोनर की हीमोग्लोबिन, तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि 13 तो मेल के हिसाब से लोअर लिमिट है, और 12 जो है वो फीमेल के लिहाज से लोअर लिमिट है। अगर 13 वाले बंदे या 13.5 वाले बंदे का ब्लड ले लेंगे, तो वो तो खुद एनीमिक हो जाएगा, उसकी 12 पे आ जाएगी या 12, 12.5 पे आ जाएगी हीमोग्लोबिन। तो इसलिए 14 से 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन जिसकी हो, मैं प्रेफर यही करता हूँ कि ब्लड उसी डोनर से लिया जाए। उसके अलावा ये होता है कि ब्लड ग्रुप्स बाज़ वक़्त होते हैं जो कि माइनर, आई मीन रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स जो हैं, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ये रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं। तो इसकी ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स का, क्योंकि पॉपुलेशन में होते नहीं हैं। तो इस तरह की जो हैं पेशेंट्स, वो अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने कज़न्स और अंकल्स, आंट्स, उनके अंदर इसको ढूंढेंगे तो आपको इसका ग्रुप मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा ये है कि जो डोनर है वो हेल्दी डोनर हो। हेल्थी डोनर से मुराद ये है कि उसको कोई ऑर्गेनिक या इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो। क्योंकि ऑर्गेनिक डिजीज़ में तो फिर भी हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ है कोई, या डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या कोई इस तरह की डिजीज़ है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो तो हम ले लेते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं पेशेंट को, तो उस सूरत में ब्लड नहीं लेना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है? हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी, और उसके आगे HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, जिसको हम एड्स का वायरस भी कहते हैं, और सिफिलिस, गोनोरिया या सिफिलिस की बीमारियां जो हैं, उनमें भी ब्लड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड से ट्रांसमिट हो जाती हैं। लेकिन गोनोरिया इतना कॉमन नहीं है। सिफिलिस थोड़ी सी इंसीडियस डिजीज़ है। गोनोरिया के सैम्पल्स, पेशेंट्स थोड़े से सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको पता चल जाता है। सिफिलिस के बहुत सारे पेशेंट्स फॉर ईयर्स वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी को सिफिलिस आती है उसके ब्लड के अंदर, तो उसको डेफर कर देना चाहिए। इसके अलावा मलेरिया है। मलेरिया यूजुअली सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन ये बाज़ का एसिम्टोमेटिक भी होता है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो मलेरियल पैरासाइट अपने ब्लड से जो रिसिपिएंट है जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस वाले से आगे चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये 5 डिजीज़ तो हर जगह पे तकरीबन हो रही हैं। आगे चीज़ आ जाती है कि इसके लिए मेथडोलॉजी कौन सी अडॉप्ट की जाए। बाज़ का स्क्रीनिंग मेथड, बल्कि अक्सर का स्क्रीनिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग मेथड में ये होता है कि उसमें 70%, 30% उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं होती।
तो इसलिए उसमें 30% चांसेस होते हैं फॉल्स नेगेटिव आने के, यानी कि पेशेंट पॉजिटिव, जो डोनर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जो किट है, वो जो डिवाइस है, उसकी सेंसिटिविटी लिमिट इतनी नहीं होगी उसकी कि वो उसको वो डायग्नोज कर सके। हो सकता है वो लेटेंट फेज में हो या इस तरह का कोई हो, उसका एंटीबॉडीज या एंटीजन स्टेज पे ना हो। तो उस सूरत में हम फिर प्रेफर करते हैं एलाइज़ा। अब एलाइज़ा भी हर जगह पे तकरीबन कॉमन है और इंतहाई सस्ता है। सस्ता से मुराद ये है कि अगर पेशेंट की हेल्थ के हवाले से लॉन्ग टर्म को उसको देखा जाए तो वो दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एलाइज़ा के साथ स्क्रीन या क्रॉस मैच किया हुआ बैग आपको बहुत ज़्यादा भी पड़ेगा, तो 5 to 6 thousand रुपीज़ का वो बैग पड़ेगा। तो इसलिए 5,000 मीन्स आप समझ लें कि $10 और $15 के अराउंड आपको वो कॉस्ट करेगा। तो उसके बाद ये है कि उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि बाज़ जो बैंक्स हैं, या आइडियल प्रैक्टिस ये है कि इससे भी आगे जाएं। तो एलाइज़ा से करें। एलाइज़ा की सेंसिटिविटी अच्छी है, वो उसमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव 1% के करीब है, लेकिन 1% भी अगर आप पॉपुलेशन बेस उसको एक्सपैंड करके देखें तो कितनी बड़ी वो एक बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। तो इसलिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट और रिकमेंडेड, जो कि गल्फ़ में भी यूज़ होता है और यूरोपियन और अमेरिकन भी यूज़ करते हैं उसको, वो है नाट या नेट, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। ये पीसीआर का एक समझ लें कि सिबलिंग है। ये ज़रा जल्दी हो जाता है पीसीआर से। सैम्पल की जो रनिंग मेथडोलॉजी भी इतनी ज़्यादा टीडियस नहीं है जिस तरह पीसीआर की होती है, और सेंसिटिविटी इसकी पीसीआर के बराबर ही है, और ये तकरीबन 100% पॉजिटिव है। ये आफ्टर 1 to 2 days अगर किसी के जिस्म में कोई जरासीम गया है तो वो रेप्लिकेट करना शुरू हुआ है, तो ये 1 to 2 days के अंदर पीसीआर उसको डिटेक्ट कर सकता है। एलाइज़ा जो है वो 7 days से लेके तो आप 14 days तक कह लें, ये 14 days तक जो होती हैं, या अगर कोई आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं तो आप समझ लें कि 21 days के बाद एलाइज़ा भी डिटेक्ट कर लेता है। जो स्क्रीनिंग मेथड है वो थोड़ा सा क्रूड है, वो 5 to 6 months अगर हो गए हों उस जरासीम को आपकी बॉडी में गए हुए, तो उसको तब वो डिटेक्ट करता है। आगे आ जाए, ये तो होगी स्क्रीनिंग, ये होगी डोनर स्क्रीनिंग। इसमें जो है प्रोटेक्शन होती है रिसिपिएंट की, और डोनर की प्रोटेक्शन ये है कि उसकी एज प्रॉपर हो, उसकी हेल्थ प्रॉपर हो, और उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो प्रॉपर हो, और कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम उसको ना हो। और उसके बाद आ जाते हैं पेशेंट जो है वो क्राइटेरिया। पेशेंट क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। बाज़ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 8-9 के ऊपर भी हीमोग्लोबिन पेशेंट की है तो उसको आप ट्रांसफ्यूजन दे दें। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद दिस रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर 5 से नीचे हो तो फिर आपको ट्रांसफ्यूजन दे देनी चाहिए। और हमारे पास तो विद और 5 से नीचे विद प्रोडक्शन डिफेक्ट हो, यानी कि कोई ए प्लास्टिक एनीमिया है, लुकीमिया है, या कोई डेफिशिएंसी एनीमिया में भी कभी कभार हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैलेसीमिया है तो उसमें तो आप दे देनी चाहिए। उसमें तो अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट है तो उसमें 8 से नीचे ना आने दें उसकी हीमोग्लोबिन। 8 से नीचे यदि फ़ौरन ट्रांसफ्यूजन दें, क्योंकि उसमें या तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है या कोई हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है, तो वो खुद उनकी पूरी नहीं होती। तो हमारे पास तो 1.9 2.5 वाले पेशेंट्स भी आते हैं, हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट्स आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ट्रांसफ्यूजन्स ना दें, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से डरते हुए। मैं आगे आपकी इसकी जो है ना वो वजाहत करता हूँ। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से डरते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम ट्रांसफ्यूजन को मैक्सिमम अवॉइड करें। देखें, जो ब्लड है दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन।
ये भी आपका एक उज़्व है, जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके किडनीज, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, आपके हैंड्स, ये आपके ऑर्गन हैं। इस तरह ब्लड भी आपका ऑर्गन है। और आप किसी का भी गुर्दा निकाल के किसी को दे देंगे, या लिवर किसी का भी किसी को लगा देंगे, या किसी भी ट्रांसप्लांट अगर करना है तो आप कर देंगे, ऐसे नहीं होता। ट्रांसप्लांट में हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, और ट्रांसप्लांट में रिएक्शंस भी होते हैं। तो ब्लड देना भी एक्चुअली ट्रांसप्लांट की कैटेगरी के अंदर आता है, और उसी की ये क्लास बनती है। तो जब ब्लड देते हैं, ब्लड देने से पहले पेशेंट को, चाहे पेशेंट का ग्रुप 1000 दफ़ा आपने किया हो, आपने उसको जब ट्रांसफ्यूजन देना है तो उसका ब्लड ग्रुप दोबारा करना है। यानी कि जब पेशेंट को दिया जाता है, अब ये पेशेंट भी अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो इसको देखें कि वो अपना ब्लड ग्रुप दोबारा करवाने की डिमांड करें। उसके बाद जो डोनर है उसने भी बेशक 1000 दफ़ा ब्लड दिया हुआ है, वो अपना ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दोबारा करवाने की, ब्लड ग्रुप दोबारा करवाने की डिमांड करें। और उसके बाद अगली चीज़ है क्रॉस मैच। एंशंट मीन्स 10-20 साल पहले, 10-20 साल पहले जो मेथडोलॉजी इख्तियार की जाती थी ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच करने के लिए, उसमें ये था कि एक ड्रॉप जो रिसिपिएंट है उसका सीरम लेते थे, और एक ड्रॉप पेशेंट का ब्लड लेते थे, और उसको मिक्स करके देखते थे कि कोई एग्लूटिनेशन यानी कि क्लम्पिंग मौजूद है या नहीं है। अगर क्लम्पिंग नहीं होती थी तो वो क्रॉस मैच कंपेटिबल, अगर क्लम्पिंग है तो क्रॉस मैच इनकम्पेटिबल। तो दिस वाज वेरी क्रूड एंड दैट रादर ब्रूटल मेथड, जालमाना तरीक़ाकार है क्रॉस मैच करने का। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको इसका एक टेस्ट होता है लैब के अंदर, हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट होम्स टेस्ट। उसमें सीरम में एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं। तो वो वाला टेस्ट होता है, वो पेशेंट के का सीरम और जो डोनर है उसका ब्लड यानी उसके सेल्स लेके हम उसको परफॉर्म करें। अगर वो उसकी लंबी चौड़ी डिटेल है कैसे होता है उसकी, उसको ट्यूब मेथड से भी कर सकते हैं। अब लेटेस्ट उसमें जेल कार्ड्स भी आ चुके हुए हैं। जेल कार्ड्स, जो ट्यूब मेथड है वो 4 to 6 अगर एग्लूटिनेट्स हों, सेल्स के एग्लूटिनेट हों, तो उनको डिटेक्ट करने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता, इतना अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन जो जेल कार्ड है वो 4 to 6 सेल्स भी हों तो उसमें भी आप ब्लड को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें एग्लूटिनेशन है, इनकम्पेटिबिलिटी अगर मौजूद है। ब्लड ग्रुप्स जैसे कि पता है ए, बी और ओ, हमारे जहन में यही है कि ए, बी, ओ ग्रुप्स होते हैं। इस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि ग्रुप्स कौन से हैं और कितने होते हैं। तो बाज़ का ये होता है कि वीक ग्रुप्स होते हैं ए, बी और ओ। वो जो हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें वो उसमें डिटेक्ट नहीं होते, और जब हम क्रॉस मैचिंग करते हैं तो उसमें भी उनका रिएक्शन नहीं होता, लेकिन वो बॉडी में जाके, पेशेंट की बॉडी में जाके रिएक्शन करते हैं। और बाज़ का वो रिएक्शन हफ्ते बाद होता है, 24 घंटे बाद होता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी हो सकता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें जो है क्रॉस मैच जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से क्रॉस मैच हो। और उसके बाद अगली चीज़ है लेबलिंग, यानी कि ब्लड ग्रुप जो बैग होता है उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए। उसमें पेशेंट का नाम, उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि डिजिट्स में भी हो सकता है, ABC में भी हो सकता है, जो कि और आपके किसी पेशेंट को दोबारा कभी अलॉट ना हो सके। उसकी डेट हो, और उसके डोनर का नाम हो, रिसिपिएंट का नाम भी अगर हमने अर्जेंट देना है तो वो उसके ऊपर हो। और अगर कॉल आ गई, अच्छा इनको बाद में कॉल करते हैं। रिसिपिएंट का नाम भी जो है वो हम अच्छा जी, तो उस पर डेट लिखी हुई हो, और ब्लड ग्रुप जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि वो कौन सा है, ए है, बी है, AB या O है।
और उसके ऊपर उसका जो RH टाइप है जिसको नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं वो भी अलहदा से लिखी हो और बड़ा वाज़े तौर पे लिखी हो, और उस पर निशान की बजाय नेगेटिव या प्लस का साइन डालने की बजाय उसमें उसको वर्ड्स में लिखना चाहिए, नेगेटिव NEGATIVE और POSITIVE पॉजिटिव, ऐसे करके इसको लिखा होना चाहिए ताकि वाज़े तौर पे पता चले कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। ये था सॉर्ट ऑफ, आप समझ लें कि ये डोनर एंड है, ये डोनर एंड पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आ जाता है आगे पेशेंट एंड, तो उसको हम, चूँकि व्लॉग लंबा हो रहा है, 15 मिनट का पहले हो चुका है, तो हम इस पे अगले व्लॉग में कल बात करेंगे कि डोनर की किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये कोई रिएक्शन है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।